वैदेही मुंह बनाते हुए, आना भी कौन चाहता है तुम्हारे जैसे जाहिल के पास। अपने लिए जाहिल सब सुनकर अरमान और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो गुस्से से 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए, तुमने मुझे जाहिल कहा? वैदेही एकदम से, तुम्हारे कान खराब है क्या, जो एक ही बात को 2 2 बार पूछ रहे हो? या अपनी तारीफ सुनने में ज्यादा मजा आ रहा है तुम्हें? अरमान गुस्से से, यू, ये कहता हुआ वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है, तभी उसका पैर नीचे कारपेट में उलझ जाता है और वो एकदम से गिरता है वैदेही के ऊपर, और वैदेही पीछे सोफे के ऊपर, वैदेही नीचे और अरमान उसके ऊपर। ये सब इतनी जल्दी होता है कि ना तो वैदेही को समझ पाती है और ना ही अरमान। वैदेही नीचे, अरमान उसके ऊपर, और दोनों के बेतहाशा धड़कते दिल और तेज चलती सांसें। दोनों को ही उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। अरमान उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। जो जितना उठने की कोशिश कर रहा था, उतना ही बार बार वैदेही के ऊपर गिर रहा था। वैदेही अपना एक हाथ उसके सीने पर रखती है और उसे उठने में मदद करती है। इस बार अरमान भी उसके ऊपर से उठ जाता है। जैसे ही वो उठता है, तभी वैदेही भी उठती है और एकदम से उस पर बरसते हुए, खुद को तो संभाल नहीं सकते, ढंग से चलना तुम्हें आता नहीं है, तो तुम्हें जाहिल ना कहूँ तो और क्या कहूँ। एक बार फिर उसका गुस्सा फटता है अरमान पर। अरमान भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो दोनों बच्चों की तरह झगड़ रहे थे, वो भी उसे गुस्से से घूरते हुए। देखो, वो सब मैं जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया, और मुझे जाहिल कहने की ज़रूरत नहीं है। वैदेही अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए, कहूँगी, एक बार नहीं, तुम्हें 100 बार जाहिल कहूँगी, क्योंकि तुम जाहिल ही हो। शक्ल देखी है अपनी, ऐसा लगता है जैसे सदियों से नहाए नहीं हो तुम। ये बड़ी हुई दाढ़ी और तुम्हारे ये जंगलियों जैसे बाल, इन्हें कटवाया भी है तुमने? वैदेही उसके एक एक लुक पर कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। अपने जिस लुक पर अरमान मर मिटा था, यह समझता था कि वो कितना हीरो लग रहा है, और आज उसके लुक की धज्जियां उड़ा रही थी वैदेही। इससे पहले कि वो आगे बोलता या वैदेही दोबारा उसे कुछ कहती, तभी दरवाजे पर नॉक होता है। अरमान उसे घूरते हुए, तुम जैसी बदतमीज लड़की से तो बात करना ही बेकार है, ये कहकर वो दरवाज़ा खोलने के लिए चला जाता है। पीछे से वैदेही, तुम मत करो, मैं भी नहीं मरी जा रही तुमसे बात करने के लिए। इतना कहकर वो अपना चेहरा फेर लेती है। अरमान अपने चेहरे के भाव ठीक करता है और दरवाज़ा खोलता है। सामने ही मुस्कुराती हुई रंजना खड़ी थी। अंदर आऊं बेटा? वो लगभग उसे छेड़ते हुए बोलती हैं। अरमान झेपते हुए, क्या माँ, आप भी? आइए, अंदर आइए, ये कहता हुआ वो दरवाजे से हट जाता है। रंजना अंदर आती है। उसके हाथ में खाने की थाली थी। वो वैदेही के पास जाती है और प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए, बहुत प्यारी हो तुम, भूख लगी है ना, खाना खा लो। रंजना का ममता भरा स्पर्श पाते ही, उसका प्यार देखते ही वैदेही का दिल और आंखें दोनों ही भर आते हैं, क्योंकि उसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला था। उसकी आंखें झिलमिला जाती हैं, जो अरमान और रंजना दोनों ही देख लेते हैं। रंजना उसे ऐसे देखकर एकदम से उसके पास जाकर उसकी फिक्र करते हुए, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ गलत कह दिया मैंने? बड़ी मुश्किल से वैदेही खुद पर काबू पाती है और नामे अपनी गर्दन हिलाते हुए, नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा। वो पहली बार माँ का प्यार देख रही हूँ ना, तो दिल भर आया। बड़ी शालीनता के साथ बोलती है वैदेही। रंजना उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाती, और वो असमंजस से, मतलब मतलब कि मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, कभी उनका प्यार नहीं देखा। मेरे जन्म के वक्त ही वो इस दुनिया से चली गई थी, और उनके कुछ समय बाद मेरे पापा भी मुझे छोड़कर चले गए थे। तो परिवार क्या होता है, माँ बाप का प्यार क्या होता है, यह सब मुझे नहीं पता। वैदेही की सच्चाई जानकर रंजना को उससे और भी लगाव हो गया था, उससे और भी प्यार हो गया था। वो एकदम से उसे अपने सीने से लगा लेती है और फिर उसकी आंखों से बहते आंसुओं को साफ करते हुए, खबरदार, जो तुमने दोबारा, ये तुम्हारी माँ नहीं है या तुम्हारा परिवार नहीं है। अरमान वहीं खड़ा वैदेही को देख रहा था। यह वैदेही की जिंदगी का ऐसा सच था जिसे वो नहीं जानता था। यह सब सुनकर उसे भी वैदेही के लिए बुरा लग रहा था,
लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि उसने उसे जाहिल कहा था, जंगली कहा था। वो वैदेही को देखता है और मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ वरदान कल्पना को लेकर घर जा रहा था। इस वक्त वो एक अलग ही वरदान बना हुआ था। वो वरदान जिसे कल्पना प्यार करती थी, जो कल्पना से प्यार करता था। एक प्यारा सा वरदान, हंसता खेलता वरदान, रोमांटिक वरदान, जो बहुत कम ही देखने को मिलता था। इस वक्त वो गाड़ी चला रहा था और साथ के साथ अपनी बातों से कल्पना को शर्माने पर मजबूर कर रहा था। तभी कल्पना उससे पीछा छुड़वाते हुए, क्या बात है, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? यह सुनते ही वरदान अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए, क्या तुम्हें लगता है कि आज का दिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगा? और क्या कहा था तुमने कि जो कुछ भी होगा पूजा होने के बाद होगा? तो पूजा हो चुकी है मैडम, और अब तुम मुझे रोक नहीं सकती। ये कहता हुआ वो उसके ऊपर झुकने लगता है। कल्पना एकदम से उसके सीने से लगते हुए, पहले तो तुम सीधे तरीके से गाड़ी चलाओ। पहले भी कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था तुम्हारा। अभी मुश्किल से तुम ठीक हुए हो, और फिर से? वरदान एकदम से उसे शांत करवाते हुए, और फिर क्या? उस वक्त तुम मेरे साथ नहीं थी कल्पना, तुम्हारा प्यार मेरे साथ नहीं था, लेकिन अब तुम भी मेरे साथ हो, तुम्हारा प्यार भी मेरे साथ है। मुझे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। उस वक्त जो वरदान था वो अपनी जिंदगी से हारा हुआ था, जो जीना ही नहीं चाहता था। लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, अपने सारे अरमान पूरे करना चाहता हूँ, तुम्हें इतना प्यार करना चाहता हूँ, इतना प्यार करना चाहता हूँ जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे जैसे वो बोल रहा था, वैसे वैसे कल्पना को कुछ हो रहा था। बहक रही थी वो, मदहोश हो रही थी वो। उसकी सर्द भरी आवाज़ में वो उसे कसकर पकड़ते हुए, आई लव यू वरदान, आई रियली लव यू। जहाँ एक तरफ वरदान और कल्पना की ज़िंदगी में प्यार ही प्यार भर गया था, लेकिन वहीं गौरव और पूर्वी की ज़िंदगी की पूरी तरह उथल पुथल हो गई थी। पूर्वी और लता की बातों से गौरव को जो गलतफहमी हुई थी, वो इतनी बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई थी कि उसके सोचने समझने की शक्ति जवाब दे गई थी। इस वक्त वो पूर्वी को हर तरीके से गलत समझ रहा था, उसके प्यार को भी गलत समझ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इतने दिनों से पूर्वी सिर्फ उसके साथ प्यार का नाटक कर रही थी, ताकि वो बहाने से वरदान के करीब रह सके, उसके बारे में जान सके। उसे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि बस गुस्से से भरा बैठा वो हर रोज़ की तरह उसी जगह पूर्वी का इंतज़ार कर रहा था, जहाँ वो उसे रोज़ मिलने आती थी। उधर पूर्वी भी भागी भागी उससे मिलने आ रही थी, ताकि उसे सच बता सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि गौरव को तो पहले ही बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी है। हमेशा की तरह पूर्वी आती है, उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और अंदर बैठ जाती है, और एकदम से, तुम कल से कहाँ गायब हो गौरव? मैं कितना परेशान हो गई थी, तुम्हें कितने फ़ोन किए मैंने, और तुम हो कि? वो अभी बोल ही रही थी कि तभी चटाक करके एक चांटा उसके गाल पर पड़ता है, जो कि गौरव ने मारा था। उसकी हरकत से हैरान रह गई थी पूर्वी। वो अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानी से उसकी तरफ देखती है। कल तक जहाँ उसे गौरव की आंखों पर अपने लिए प्यार ही प्यार नजर आता था, आज उन्हीं आंखों में बेहद गुस्सा और नफरत थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि गौरव को हुआ क्या। वहीं गौरव अपने गुस्से और गलतफहमी में पूरी तरह पागल हो चुका था। उसे इस बात का बुरा लगा था कि पूर्वी आज तक उसके साथ प्यार का नाटक कर रही थी, सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही थी, और दूसरा वरदान उसके लिए क्या था, यह तो बस वही जानता था। उसके होते हुए कोई वरदान को नुकसान पहुंचाने का सोचे, उसकी जिंदगी में आग लगाने का सोचे, तो वो कैसे शांत रह सकता था। पूर्वी अभी भी हैरानी से उसे देख रही थी, गौरव बेहद गुस्से से। तुम इतनी घटिया और गिरी हुई निकलोगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शर्म नहीं आई तुम्हें यह सब करते हुए? अपने लालच के लिए एक साथ कितनी जिंदगियों के साथ खेल खेल रही हो तुम, इस बात का एहसास भी है तुम्हें? अरे पैसा ही चाहिए था तो मुझसे मांग लेती, जितना चाहिए था उतना तुम्हें दे देता, लेकिन इतना नीचे गिरने की क्या जरूरत थी पूर्वी? मुझे तो सोच कर ही शर्म आ रही है कि मैंने तुमसे प्यार किया। गौरव गुस्से में जो मन में आ रहा था वो बोले जा रहा था, वहीं उसकी बातें पूर्वी को अंदर तक तोड़ रही थीं।
यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और वो हैरानी से गौरव अभी इतना ही बोली थी कि वो गौरव गुस्से से उसके करीब जाता है और उसे दोनों कंधों से पकड़कर बहुत बुरी तरह से उसे लताड़ते हुए, मत लो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम, घिन आ रही है मुझे तुमसे, और अपने ये झूठे आंसू मेरे सामने तो बहाओ मत, क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा देख चुका हूँ मैं। पूर्वी एकदम से उसके दोनों हाथ अपने कंधे से हटाते हुए, बस, कब से बकवास किए जा रहे हो, कुछ बताओगे भी कि हुआ क्या है, और कितने घटिया इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पर, ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझसे। जिस तरीके से करनी चाहिए उसी तरीके से कर रहा हूँ, और तुम इसी के लायक हो। अब मेरे सामने अच्छी होने का नाटक तो मत करो तुम। बस गौरव, बस, एक शब्द और नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसका मतलब यही नहीं कि तुम मुझे कुछ भी कह दोगे। मेरा भी कोई अस्तित्व है, मेरा भी कोई स्वाभिमान है जिसे तुम चोट नहीं पहुंचा सकते। उसकी बातें सुनकर गौरव फीका मुस्कुराते हुए, स्वाभिमान, स्वाभिमान है, स्वाभिमान जैसी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। और क्या बोला तुमने कि तुम मुझसे प्यार करती हो? बस करो पूर्वी, बस करो। और कितना झूठ बोलोगी और कितना नीचे गिरोगी तुम माँ बेटी की सच्चाई कल तुम्हारे मुंह से खुद सुनी है मैंने। यह सुनते ही पूर्वी को सब समझ आ जाता है। गौरव आगे बोलते हुए, तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही थी ताकि तुम वरदान के करीब रह सको। उनकी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रही हो तुम, और अपनी ही बहन की जगह लेने की कोशिश कर रही हो तुम। जब तुम अपनी बहन की नहीं हुई तो मेरी कहाँ से हो गई। लेकिन एक बात याद रखना, अपने वरदान सर और कल्पना मैम की ज़िंदगी में मैं किसी को तबाही करने नहीं दूंगा। अगर तुमने उनकी ज़िंदगी में ज़रा भी दखलंदाजी करने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा। अब दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन एक बात याद रखना, हर पल मेरी नज़र तुम पर ही रहेगी, तुम्हारे घटिया इरादों पर रहेगी। बेहद गुस्से से बोलता है गौरव। बदले में पूर्वी भी उतने ही गुस्से से बोल लिया, हो गया तुम्हारा, निकाल ली अपने दिल की भड़ास। अरे कम से कम मुझसे एक बार पूछते तो सही कि पूर्वी बात क्या है। कुछ पूछने के लिए बचा ही कहाँ है पूर्वी। जो मैंने अपने कानों से सुना क्या वो गलत है? कह दो कि वो सब गलत है। गौरव उसे घूरते हुए बोलता है, पूर्वी बेबसी से। यू नो वाट गौरव, कुछ गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, सिर्फ मैं ही गलत हूँ जो मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार किया, जिसे अपने प्यार पर विश्वास ही नहीं। जब विश्वास ही नहीं तो फिर प्यार कैसा? मैं तो खुद सामने से तुम्हें ये सब बताना चाहती थी। कल से तड़प रही हूँ तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें सच बताने के लिए। तुमने सच सुना जरूर है, लेकिन आधा सच सुना है। जो कुछ भी तुमने सुना है वो मैं नहीं, सिर्फ मेरी माँ चाहती हैं। और ऐसा ही करना होता मुझे तो तुम्हारे करीब नहीं, वरदान जीजू के करीब रहना चाहिए था। उनके घर में रहना चाहिए था, अपनी बहन के करीब रहना चाहिए था। लेकिन मैं तो यहाँ हर पल तुम्हारे साथ बिता रही हूँ। मेरे साथ इतने दिनों से हो तुम, कभी तुम्हें मेरी बातों से, कभी मेरे व्यवहार से ऐसा लगा कि मैं 1% भी ऐसा कर सकती हूँ? एक बार तुम ठंडे दिमाग से सोचते तो सही, एक बार अपने दिल से पूछते तो सही, शायद तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाता। फिर तुम्हें मुझसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती गौरव। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तो आज तुम्हारे पास ये कहने आई थी कि मेरी माँ लालच में अंधी हो चुकी हैं। इससे पहले कि वो कुछ गलत कर दें, हम दोनों आज ही शादी कर लेते हैं। लेकिन तुम्हारे इस बेवजह शक ने सब खराब कर दिया। और अब तुम दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से मिस्टर गौरव, और भूल कर भी मेरे सामने मत आना। और तुमने जो इल्ज़ाम लगाए हैं ना मुझ पर कि मैं अपनी बहन और जीजू की ज़िंदगी ख़राब करने की सोच रही हूँ, तो उसका जवाब मैं बहुत जल्द तुम्हें दूंगी, और सबूत के साथ दूंगी। इतना कहकर वो गुस्से से गाड़ी से उतरती है और फिर वहाँ से चली जाती है। गौरव उसे तब तक जाते हुए देखता रहता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। अभी गौरव को ये एहसास नहीं हो रहा था कि उसने क्या खोया है या उसने कितना गलत फैसला लिया है। गुस्से से भरा हुआ वो भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वरदान कल्पना को लेकर घर पहुँच गया था, और पूरे रास्ते वो कल्पना को छेड़ता आया था। कल्पना यह सोच सोच कर शर्म से मरी जा रही थी कि जब गाड़ी में इसका ये हाल है
तो ये घर जाकर क्या करेगा? वरदान की प्यार भरी बातें सुनकर, उसकी शरारतों को देखकर उसके पेट में गुदगुदी सी हो रही थी। आज पहली बार उसे वरदान से इतनी शर्म आ रही थी कि बस, जो कि वरदान भी समझ रहा था। उसे कल्पना की हालत पर बहुत हंसी आ रही थी, जिस पर उसने बड़ी मुश्किल से काबू पाया हुआ था। वो घर के आगे गाड़ी रोकता है और फिर उसकी तरफ देखकर, चलिए मोहतरमा, घर आ गया है। और आपने कहा था कि पूजा के बाद, ये कहता हुआ वो उसकी तरफ देखकर अपनी एक आंख दबा देता है। उसकी इस हरकत पर तो कल्पना का मुंह खुला रह जाता है और वो शर्माकर अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लेती है। वरदान को उसकी इस हरकत पर और भी प्यार आता है और वो उसे कसकर बाहों में भर लेता है। उधर पूर्वी रोते रोते अपने घर पहुंच गई थी। उस वक्त लता घर पर नहीं थी। वो सीधा अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर गिरकर बिफर पड़ती है। गौरव की बातों ने, उसके व्यवहार ने अंदर तक तोड़ दिया था उसे। पता नहीं वो कितनी देर तक रोती रहती है। रो रो कर उसकी आंखें और दिल दोनों खाली हो गए थे। फिर वो एकदम से उठती है और अपने आंसू साफ करती है और फिर किसी को फ़ोन करती है। सामने से कोई फ़ोन उठाता है, पर वो कुछ बोलता, तभी पूर्वी एकदम से, शादी करेगा मुझसे, वो भी जल्द से जल्द। सामने जो फ़ोन पर शख्स था, वो पूर्वी की बात सुनकर चौंक गया था और वो एकदम से, पागल तो नहीं हो गई है तू? पूर्वी बेहद गुस्से से, पागल नहीं हुई हूँ, बल्कि पागलपंती से बाहर आ गई हूँ। तू शादी करेगा या नहीं, ये बता। इसके बाद वो शख्स उससे कुछ बात करने लगता है। वो कौन था कौन नहीं, ये तो सिर्फ पूर्वी ही जानती थी। उधर वरदान और कल्पना अभी भी गाड़ी में ही थे। कल्पना अभी भी वरदान के सीने से लगी हुई थी और वरदान ने कसकर उसे अपनी बाहों में भर रखा था। दोनों ही एक दूसरे की करीबी से पागल हो रहे थे, मदहोश हो रहे थे। वरदान का एक हाथ कल्पना की पीठ पर घूम रहा था, जो उसे और भी ज़्यादा पागल कर रहा था। कल्पना बहुत ज़्यादा शर्माते हुए, वरदान, मुझे कुछ हो रहा है। वरदान अपने होंठ उसके कान पर रखते हुए, मुझे तो बहुत देर से बहुत कुछ हो रहा है। उसके इस तरह छूने से सिर उठी थी कल्पना। उसका रोम रोम महक उठा था। तभी उसे एहसास होता है कि वे दोनों इस वक्त गाड़ी में हैं। वो वरदान की तरफ देखती है, जो कि बेहद प्यार भरी और शरारत भरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। उसका बस चलता तो वो गाड़ी में ही शुरू हो जाता। कल्पना उसकी हरकत पर मन ही मन मुस्कुरा उठती है और फिर वो एकदम से उसे खुद से दूर करती है और जल्दी से गाड़ी से बाहर भागकर सीधा ऊपर अपने कमरे में। जो नौकर वहाँ पर काम कर रहे थे, वो उसे ऐसे जाते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं कि मैडम को क्या हुआ। तभी मुस्कुराता हुआ, अपने बालों में हाथ फेरता हुआ वरदान अंदर आता है। बहुत कम ऐसा होता था कि वरदान मुस्कुरा रहा हो। सब नौकर उसे ऐसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। वरदान की नज़र सब पर जाती है, जो अभी भी हैरानी से उसे ही देख रहे थे। सबको अपनी तरफ इस तरह देखता पाकर वो थोड़ा सा झेप जाता है और फिर वो भी ऊपर जाने लगता है। लेकिन फिर वो रुकता है और कुछ सोचकर, मेरी तरफ से आप सबको 2 दिन की छुट्टी। यह सुनते ही सब लोगों के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये उनके वरदान सर ही है। वो सब आपस में, ये सब कल्पना मैडम का असर है, वरना हमारे वरदान सर और छुट्टी कभी नहीं। वो फिर सब जल्दी चलो, इससे पहले कि सर का मूड बदल जाए। लगभग 5 मिनट में ही सब अपना काम खत्म करते हैं और फिर घर से बाहर निकल जाते हैं। और सबके जाते ही वरदान दरवाज़ा बंद करता है और चैन की सांस लेता है और फिर वो कल्पना को याद करते हुए, कल्पना की बच्ची, अब तुम पूरे घर में कहीं भी मुझसे भाग लो, मुझसे नहीं बच सकती। यह कहता हुआ वो जल्दी से ऊपर अपने कमरे में जाता है। दूसरी तरफ वैदेही को कमरे में आराम करने के लिए छोड़कर और उसको प्यार से समझा कर के कि अब वो अकेली नहीं है, उसकी माँ है उसके साथ, उसका परिवार है उसके साथ, ये कहकर रंजना वापस नीचे आ जाती हैं। और फिर उसने नौकर के हाथ अरमान और वैदेही के लिए खाना भिजवा दिया था। जहाँ सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे, वहीं संजू और रिंकी, इन दोनों का अलग ही सीन चल रहा था। जहाँ संजू रिंकी से अपने प्यार का इजहार कर चुका था, उसे ये बता चुका था कि वो इतनी दूर वरदान के लिए नहीं आया था, वो उसके लिए आया था।
ये सब जानने के बाद रिंकी जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही थी। ऐसा दिखा रही थी कि जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके जाने या ना जाने से। लेकिन संजू बहुत सीरियस था। बहुत सालों से तड़प रहा था वो रिंकी के प्यार के लिए। और जब वो उसके सामने है, इतने पास है, उसके बाद भी अगर उसे तड़पना पड़े तो ये उसे मंजूर नहीं था। रिंकी की तरफ से कोई जवाब ना पाकर उसे लगा कि जो उसका प्यार था वो एक तरफा था। उसकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे ही रंजना नीचे आती है वो भी वहाँ से उठता है, फिर सुलक्षणा और रंजना के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हुए, अब मैं चलता हूँ, काम का बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता। मैं वरदान को देखने आया था, अब वो बिल्कुल ठीक है, उसकी ज़िंदगी भी सेट हो गई है, तो मेरा यहाँ क्या काम। सुलक्षणा और रंजना उसे ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं और फिर वापस आने का बोलती हैं। संजू अपना बैग लेकर आगे बढ़ जाता है। रिंकी को लगा कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है, पर वो तो सच में जा रहा था। जैसे जैसे वो उससे दूर जा रहा था वैसे वैसे रिंकी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी उससे दूर जा रही है, उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। संजू यहाँ इसलिए आया था ताकि वो रिंकी को अपने साथ लेकर जा सके, लेकिन अब जब वो अकेला जा रहा था तो उसे बड़ा दुख हो रहा था। उसका दिल टूट गया था, यहाँ तक कि उसकी आंखों में नमी तैर गई थी, जिन्हें वो सबसे छिपाने के लिए तुरंत अपनी आंखों पर गॉगल लगा लेता है और फिर जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल जाता है। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और वो वहीं रुककर बात करने लगता है। कुछ देर बाद बात करके जब वो अपनी गाड़ी की तरफ जाता है और दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो अंदर बैठने लगता है तो रिंकी वहाँ पहले से ही बैठी हुई थी, वो भी ड्राइविंग सीट के बिल्कुल बराबर वाली सीट पर। उसे वहाँ देखकर संजू हैरान रह जाता है। रिंकी उसकी तरफ देखती है और एकदम से, अब टुकुर टुकुर देखते ही रहोगे या अंदर भी आओगे। संजू समझ नहीं पा रहा था कि एकदम से ये क्या हुआ। वो झट से अंदर बैठता है, तभी रिंकी एकदम से उसके सीने से लगते हुए, यू इडियट, यू डफर, मुझे छोड़कर जा रहे थे अपनी रिंकी को, अपने प्यार को। बेवकूफ़, अगर मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी, मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी, तो तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे। वो शिकायत करते हुए बोल रही थी और बेहद प्यारी, बेहद मासूम लग रही थी। संजू को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका प्यार, उसकी मोहब्बत उसे मिल गई। वो कसकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और फिर प्यार से, पागल कहीं की, तुमने तो मेरी जान ले ली थी। मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैं अकेला ही रहूँगा तुम्हारे बिना। रिंकी अपने आंसू भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा संजू, बचपन से लेकर अब तक सिर्फ तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, मैंने भी किया है, तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है। आई लव यू, आई रियली लव यू। यह सुनने की देर थी कि संजू एकदम से अपने होंठ उसके होंठों पर रख देता है। रिंकी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो तुरंत उसे खुद से दूर करते हुए, क्या कर रहे हो? संजू उसे छेड़ते हुए, क्यों? अभी तुमने तो कहा था कि ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे। तो मैं कर रहा हूँ, तुम्हें ज़बरदस्ती किस? ये कहता हुआ वो एकदम से उसके होठों को अपने होठों में दबा लेता है और उसे डीप किस करने लगता है। रिंकी भी सब भूलकर उसका साथ देने लगती है। कुछ देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे को महसूस करते रहते हैं और फिर दोनों ही चले जाते हैं अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करने के लिए। उधर नौकर अरमान और वैदेही के लिए खाना देकर चला गया था। वैदेही सोफे पर बैठी थी, तभी अरमान उसके सामने खाने की थाली रखता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। वैदेही को सच में बहुत भूख लगी थी, वो जल्दी से खाना शुरू कर देती है। अरमान उसके बराबर में बैठते हुए, अरे थोड़ी मुझे भी जगह दो, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना है। ये सुनते ही वैदेही उसकी तरफ देखती है, क्या मतलब, तुम भी मेरे साथ खाने वाले हो? अरमान उसे घूरते हुए, तो तुम्हारे अलावा तुम्हें यहाँ कोई और नजर आ रहा है या खाने की दूसरी थाली नजर आ रही है? बेवकूफ़ों ने एक ही थाली में खाना दे दिया। वो जो भी हो, मैं तुम जैसे जंगली के साथ नहीं खा सकती, वैदेही मुंह बनाते हुए बोलती है। अरमान एकदम से, एक्सक्यूज मी, ये बार बार मुझे जंगली कहना बंद करो, दुनिया मरती है मेरे इस लुक पर, वो स्टाइल मारते हुए बोलता है, जबकि उसे देखकर वैदेही को हंसी आ जाती है और वो थोड़ा सा हंसते हुए, क्या बोला तुमने?
कि दुनिया मरती है तुम्हारे लुक पर। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो रास्ते में जो इतनी सारी लाशें पड़ी हुई थी उसकी वजह तुम थे। लोग तुम्हें देखकर मर रहे थे। यह कहकर वो मुंह दबाकर हंसने लगती है और अरमान उसे घूरते हुए, इनफ। भदई भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो एकदम से, हाँ इनफ तो करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी ये जंगली शक्ल और नहीं देख सकती। इतना कहकर वो खाना खाने लगती है और अरमान पूरा गुस्से से भर जाता है और वो उसे घूरते हुए, मुझे नहीं खाना तुम्हारे साथ कोई खाना वाना, भूखा ही रह लूँगा मैं, तुम ठूसो। इतना कहकर वो दूसरी तरफ चला जाता है और मुंह फुलाकर बिस्तर पर बैठ जाता है। वैदेही उसे ही देख रही थी। इस वक्त अरमान के अंदर उसे एक छोटा मासूम बच्चा नजर आ रहा था और वो पत्थर दिल नहीं थी जो अकेली खाना खा ले। वो तो कितनी प्यारी और एक सुंदर दिल की मलिका थी। अच्छा ठीक है, नाटक बंद करो अपना और यहाँ आकर खाना खा लो, वैदेही उससे आग्रह करते हुए बोलती है, बदले में अरमान उसकी तरफ देखकर, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ और ना मुझे अब खाना खाना है, समझी तुम। वो फिर गुस्से से बोलता है, लेकिन उसके गुस्से में बचपना ज़्यादा था। आखिर वैदेही उठती है और खाने की प्लेट लेकर उसके पास जाकर बैठते हुए, देखो मुझे पता है कि तुम्हें भी भूख लगी है और तुम भूखे बैठे रहो और मैं खा लूँ तो ये नहीं होगा मुझसे। अब प्लीज़ खा लो। ये पहली बार था जब वैदेही ने उसे प्यार से बात की हो। अब भूख तो अरमान को भी लगी थी, पर वो ऐसा दिखाकर जैसे वो वैदेही पर कोई एहसान कर रहा हो। ठीक है, तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ। इतना कहकर वो एकदम से खाने पर टूट पड़ता है। वैदेही उसे इस तरीके से खाते हुए देखकर मन में, ये थोड़ा सा है, कैसे जंगलियों की तरह खा रहा है। अब इसे जंगली ना कहूँ तो क्या कहूँ, वो कर कहीं का। मन ही मन वो ऐसा बोलती है और उसके बाद वो भी उसके साथ खाना शुरू करती है। कुछ देर पहले जो गुस्से से लड़ रहे थे कि एक दूसरे के साथ नहीं खाएंगे, एक ही प्लेट में नहीं खाएंगे, अब वो एक दूसरे के साथ एक ही प्लेट में खा रहे थे। अरमान के पेट में थोड़ा खाना चला जाता है, तब उसको थोड़ी शांति मिल जाती है, तो वो वैदेही की तरफ देखकर उसे छेड़ते हुए, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम भी मुझे खाने के लिए ऑफ़र करोगी, क्योंकि तुम जैसी नकचढ़ी लड़की से ये उम्मीद नहीं की जा सकती ना। वो एकदम से बोलता है। वैदेही एकदम से उसे घूर कर देखती है, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराते हुए, अगर मैं अकेली खा लेती तो मुझे हजम नहीं होता ना। लगे हाथ वो भी उसे सुना देती है। जहाँ कुछ देर पहले दोनों शांति से खाना खा रहे थे, वहीं अपनी भूख मिटाने के बाद एक बार फिर दोनों फिर से शुरू हो गए थे बच्चों की तरह लड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए। उधर रिंकी और संजू अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करने के लिए निकल गए थे। संजू ने यह बात सुलक्षणा को बता दी थी कि वो रिंकी को साथ लेकर जा रहा है और उसके माता पिता का आशीर्वाद लेकर उससे शादी कर लेगा। दोनों के इस फैसले से सुलक्षणा भी बहुत खुश थी। फिर वो रंजना के पास जाती हैं। रंजना बहू, अब सब कुछ ठीक हो गया है। वरदान को संभालने वाली आ गई है। देखना वो दिन दूर नहीं जब तेरा वरदान तेरे साथ इस घर में रहेगा। अब मेरी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी चलती हूँ। रंजना उसे रोकते हुए, पर बुआ जी ऐसे कैसे, कुछ दिन तो रुकिए ना। सुलक्षणा हंसते हुए, तेरा बस चले तो मुझे कभी जाने ही ना दे, लेकिन पीछे भी बहुत काम देखना है। मैं फिर आ जाऊँगी ना, लेकिन अब जाने दे मुझे प्लीज़। चलिए ठीक है बुआ जी, अब आप इतना कह रही हैं तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन आपको वादा करना होगा कि जब मेरे घर परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो बच्चों को आशीर्वाद देने आप ज़रूर आएंगी। सुलक्षणा उनके सर पर आशीष भरा हाथ रखते हुए, भगवान तेरी मनोकामना जल्दी पूरी करेंगे। इसके बाद बॉबी रंजना और विनोद से विदा लेती हैं और अपने घर के लिए निकल जाती हैं। उधर वरदान का रूप देखकर, उसकी शरारत देखकर, उसका प्यार देखकर कल्पना का बुरा हाल हो रहा था। वो शरमाई हुई सी, खुद में सिमटती हुई सी इस वक्त अपने कमरे में थी। तभी सारे नौकरों को 2 दिन की छुट्टी देकर वरदान ऊपर कमरे में जाता है। दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। वो कल्पना को देखता है, जो उससे नजरें ही नहीं मिला पा रही थी, और शर्म से जो उसके गाल गुलाबी हो रहे थे, वो तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। कल्पना जो बिस्तर पर बैठी हुई थी, वो वरदान को देखते ही थोड़ा सा पीछे हो जाती है, लेकिन वरदान वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो उसे तंग करने के फुल मूड में था। वो एकदम से उसके पास जाता है और बिना वक्त गवाए लपक कर उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर आ जाता है
और फिर कसकर उसे भाव में भरते हुए, अब दूर जाकर दिखाओ। यह कहता हुआ वो एक एक करके उसके दोनों गालों को चूम लेता है। यह सब देखकर तो कल्पना की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं कि आज क्या हो गया है वरदान को। दरवाजा खुला है, कोई भी नौकर किसी भी वक्त आ जाएगा, और वरदान को तो कोई होश नहीं है। वो प्यार से उसके सर पर चपत लगाते हुए, आज ना तुम कुछ ज़्यादा ही बदमाश हो गए हो। अरे बाबा, दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा, ये कहते हुए वो उसे खुद से दूर करने लगती है। तभी वरदान वापस उसे कसकर पकड़ते हुए, कोई नहीं आएगा मोहतरमा, मैं सब नौकरों को 2 दिन की छुट्टी देकर आया हूँ, ताकि तुम्हारे पास मुझसे उसे दूर जाने का कोई भी बहाना ना बचे। ये सुनने की देर थी कि कल्पना की हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती। वो एकदम से, क्या 2 दिन की छुट्टी सारे नौकरों को? हे भगवान, वो सब क्या सोचेंगे? वरदान उसे झूठी नाराजगी दिखाते हुए, हे भगवान, इस लड़की को नौकरों की चिंता है कि वो क्या सोचेंगे, लेकिन अपने बेचारे पति की चिंता नहीं है, जो कब से रोमांस करने के लिए तड़प रहा है। वरदान की ये प्यार भरी शरारत भरी बातें कल्पना को शर्माने पर बार बार मजबूर कर रही थी। वरदान का यह रूप भी हो सकता है, ये तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलती या कुछ कहती, तभी वरदान आहिस्ता से उसके और करीब जाता है और अपने दोनों हाथ उसके बालों पर कसता है और एकदम से अपने होंठ उसके होंठों पर रख देता है और उसे बेतहाशा चूमने लगता है। कल्पना की ऊपर वाली सांस ऊपर और नीचे वाली नीचे वरदान के प्यार को साफ महसूस कर सकती थी। उसके प्यार में जो तड़प थी वो उसे महसूस कर सकती थी। उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसके दोनों हाथ वरदान के बालों पर चले गए और आंखें खुद ब खुद बंद होने लग गईं और वो सब भूलकर उसका साथ देने लगी। वरदान भी सब भूलकर उसे अपने प्यार का सबूत दे रहा था। उसके होंठों को चूमते चूमते वो अपना एक हाथ उसकी गर्दन पर फिराता है और एकदम से उसकी साड़ी कंधे से सरका देता है। कल्पना के दोनों हाथ उसके बालों पर कस जाते हैं और वो मदहोश हो जाती है। ऐसा ही कुछ हाल वरदान का था। दोनों के लिए एक नए एहसास थे, नए जज्बात थे, जिसमें दोनों डूबते जा रहे थे। वरदान उसके होंठों को आज़ाद करता है और उसके होंठों से होते हुए उसकी गर्दन पर आ जाता है और पूरे पैशन के साथ उसकी गर्दन को चूमने लगता है। कल्पना की तो हालत खराब हो गई थी, लेकिन मदहोशी से उसके मुंह से निकलती आहें वरदान को भी पागल कर रही थीं। इससे पहले कि वरदान पूरी तरह पागल होता या पूरी तरह कल्पना के प्यार में डूबता, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, जो कि उसके रोमांस में अड़चन डाल देता है। पहले तो वो अपना फ़ोन को उठाता नहीं है, लेकिन जब फ़ोन दूसरी बार आता है तो वो खींचते हुए, कौन है जो मेरे प्यार का दुश्मन है? ये बात वो कल्पना की तरफ देखते हुए बोलता है, लेकिन कल्पना को उसकी बात पर हंसी आ जाती है। वरदान नंबर देखता है जो उसके ऑफिस से था। वो फ़ोन उठाकर अपने कान पर लगाते हुए, क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो? सामने से, सर बहुत अर्जेंट काम आ गया है, कुछ पेपर्स पर आपके साइन चाहिए, आपको अभी के अभी ऑफिस आना होगा। ये सुनते ही वरदान एकदम से, ये सब क्या है? मैंने सुबह ही बोला था ना कि मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, फिर भी। प्लीज़ सर, आपको आना ही होगा, वरना काम रुक जाएगा। ठीक है, आता हूँ थोड़ी देर में, वो मुँह बनाते हुए बोलता है। बदले में कल्पना को हंसी आ जाती है और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर दूसरी तरफ चेहरा फेर लेती है। साफ पता चल रहा था कि वो वरदान पर हंस रही है, जो कि वरदान भी समझ गया था। वो फ़ोन कट करता है और एकदम से उसके ऊपर आते हुए, ये मत समझना कि तुम बच गई हो, जितना कुछ होना है वो लो, वापस आकर सारे हिसाब चुकता करने वाला हूँ मैं। ये कहता हुआ वो एक बार फिर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। एक बार फिर कल्पना की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और वो कसकर वरदान को पकड़ लेती है। कुछ देर बाद वरदान उससे अलग होता है और फिर अपने कपड़े सही करते हुए, जल्दी आ जाऊंगा जान, ये कहता हुआ वो उसके पास जाता है और बेहद प्यार से उसका माथा चूमते हुए प्यार से उसका गाल थपथपाकर, तब तक तुम आराम करना, ओके? इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कल्पना भी उसके साथ नीचे तक आती है और वरदान के जाने के बाद गेट बंद कर देती है और एक बार फिर उसकी हरकतों को याद करके वो वहीं सोफे पर लेट जाती है। वरदान की करीबी, उसका एहसास, उसके छूने का एहसास अभी भी उसे अपने अंदर महसूस हो रहा था। अभी भी उसका रोम रोम महक रहा था।
जो उसे एक अलग ही एहसास करवा रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसे आज वरदान को यह बात बतानी है कि वो शादी से पहले ही उससे प्यार कर बैठी थी, बस उसे पहचान नहीं पाई थी। ये उसके बारे में सोचते हुए, इतना कुछ किया है वरदान ने मेरे लिए, तो उसके लिए भी थोड़ा सा स्पेशल करना तो बनता है ना। बस ये सोचने के साथ ही वो उठ जाती है और वरदान के आने से पहले उसके लिए कुछ स्पेशल करने लगती है। उधर वरदान के भी होठों से मुस्कान नहीं जा रही थी। कल्पना का एहसास उसे भी महसूस हो रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो सारे काम छोड़कर वापस उसके पास चला जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था। फिलहाल के लिए तो उसे सिर्फ इंतजार ही करना था, अपना काम खत्म होने का और वापस अपने घर जाने का। थोड़ी देर में वो ऑफिस पहुंच जाता है और जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने लगता है। लेकिन आज वो ऐसा उलझा था कि एक के बाद एक जरूरी काम निकलते ही आ रहे थे, जो हर हाल में आज ही पूरे करने थे। इतना उलझ गया था वो कि वापस जाते जाते उसे रात हो गई थी। दूसरी तरफ अरमान और वैदेही, जो बेशक एक दूसरे के साथ रह रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, लेकिन अभी उनका रिश्ता सिर्फ लड़ाई झगड़े तक ही सीमित था। प्यार से बात करना, नहीं नहीं, प्यार से छोड़ो, आराम से बात करना भी दोनों के लिए मुश्किल था। खाना खाने के बाद अरमान तो आराम से घोड़े बेचकर सो गया, लेकिन वैदेही को नींद नहीं आ रही थी और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अरमान को देखती है और उसकी तरफ देखकर, इस जंगली से तो उम्मीद भी क्या की जा सकती है। खाना पीना और सोना, उसे वैसे ही छोड़ कमरे से बाहर आ जाती है और बड़ी हिम्मत करके थोड़ा सा घबराते हुए नीचे आ जाती है। रंजना और विनोद नीचे हॉल में ही बैठे थे। रंजना उसे देखकर बेहद प्यार से, बेहद ममता भरे स्वर से, अरे बेटा, तुम नीचे आ गई। मुझे तो लगा तुम सो गई होगी, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। आओ, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। रंजना की ममता उसे कदम कदम पर महसूस हो रही थी। वैदेही भी कब उसके साथ जुड़ गई थी उसे पता ही नहीं चला था। वो एकदम से उसके पास जाकर बैठ जाती है, फिर धीरे से, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी और कमरे में अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो मैं यहाँ पर आ गई। विनोद उसकी आवाज़ में घबराहट साफ महसूस कर पा रहा था। वो प्यार से उसे समझाते हुए, ये तुम्हारा अपना घर है बेटा, तुम्हें यहाँ आने जाने के लिए, इस घर में घूमने के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा तुम्हारा दिल करता है वैसे रहो। हमारे घर में भी एक बेटी की कमी थी, जो अब पूरी हो गई है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है। वैदेही अभी तक उसी साड़ी में थी जिसमें वो थोड़ा सा असहज हो रही थी, और ये बात संजना ने भांप ली थी। तभी विनोद का कोई फ़ोन आता है और वो वहाँ से उठकर अंदर कमरे में चला जाता है। संजना वैदेही की तरफ देखकर, देखो, एक माँ अपनी बेटी की माँ भी होती है और सहेली भी होती है, और मेरे पास दोनों ही रिश्ते की कमी थी, बेटी की भी और सहेली की भी। पर तुम्हारे आने से अब दोनों ही रिश्ते मुझे मिल गए हैं, तो तुम एक सहेली की तरह बिना झिझके मुझसे सब कुछ कह सकती हो, जो भी तुम्हारे मन में है, जो भी तुम्हारे जहन में है। वैदेही हैरानी से उसकी तरफ देखती है और फिर मुस्कुराकर, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। रंजना उसे छेड़ते हुए, क्यों, अरमान अच्छा नहीं है? वैदेही जल्दी जल्दी, वो तो एकदम जंगली है। तभी उसे एहसास होता है कि उसने क्या बोला है, और वो झट से अपने दांतों तले अपनी उंगली दबा देती है। ऐसा करते हुए वो कितनी मासूम लग रही थी, ये रंजना भी देख पा रही थी। उसकी बात वो खिलखिलाकर हंसते हुए, बिल्कुल सही कहा तुमने, एक नंबर का जंगली ही है। वो ना बाल कटवाता है ना दाढ़ी, और अब तुम आ गई हो ना, अच्छे से सुधार देना उसको। दोनों मिलकर उसकी बुराई कर रही थी, इस बात से अनजान कि सीढ़ियों पर खड़ा अरमान अपनी सारी तारीफ सुन रहा था। फिर वो नीचे आते हुए, क्या बात है माँ, इसके आते ही आपको अपना प्यारा बेटा जंगली नजर आने लगा। आज से पहले तो मैं कभी आपको जंगली नहीं लगा, तो अब क्या हो गया? यह बात वो वैदेही की तरफ घूर कर देखते हुए बोलता है। बदले में वैदेही अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी छिपाने की कोशिश करती है। रजना एकदम से, यह सब छोड़ और सबसे पहले बहू को मार्केट लेकर जा, और जैसे उसे कपड़े पसंद हो वैसे कपड़े दिलवा कर ला। वो साड़ी में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि इसमें उसे ज़रा भी तकलीफ़ हो। उसकी बात सुनकर वैदेही को और भी हैरानी होती है कि रंजना ने कैसे उसकी मन की बात समझ ली। अरमान एकदम से, मैं क्यों जाऊं, आप चली जाओ ना, वैसे भी आप दोनों की बॉन्डिंग तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई है। रजना एकदम से अपनी कमर पर हाथ रखते हुए,
ठीक है, मैं चली जाती हूँ, पर जब तक हम वापस आएँ तब तक तू खाना बनाकर रखियो। अब तो अरमान का चेहरा देखने लायक था और उसे देखकर वैदेही को और भी हंसी आ जाती है, जिस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाती। अरमान एक बार फिर घूर कर उसकी तरफ देखता है और फिर रंजना की तरफ देखकर बुरा सा मुंह बनाते हुए, क्या माँ, आप हमेशा ऐसे करके मुझे फंसा देते हो। ये अच्छी बात नहीं है। आप ज़बरदस्ती करते हो मेरे साथ। रंजना उसे आंखें दिखाते हुए, जा जल्दी। फिर वो वैदेही के पास जाकर, तुम्हें जो चाहिए हो बेटा, जैसे तुम कपड़े पहनती हो वो सब लेकर आना, यहाँ तक कि अपने लिए नाइट सूट भी। वैदेही मुस्कुराकर, जी माँ। अरमान मन ही मन उसकी नकल करते हुए, बड़ी आई माँ की चमची, आते ही मेरी माँ पर कब्जा कर लिया। पता नहीं क्या जादू किया इसने मेरी माँ को, जो अपना राजा बेटा जंगली नजर आने लगा। देख लूंगा इसे तो। वो मनी मन बड़बड़ करते हुए उसके पास जाता है और फिर वैदेही की तरफ देखकर, अब चलने की कृपा करेंगी आप। वैदेही को उसकी हालत पर बहुत हंसी आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, आप कुछ कहें और मैं ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है। जहां अरमान वैदेही को लेकर शॉपिंग पर निकल गया था, वहीं वरदान इस वक्त अपने घर पहुंचा था। कल्पना आराम कर रही होगी, यह सोचकर वो घर की चाबी निकालता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है तो उसकी आंखें खुशी से झिलमिला जाती हैं और उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव आ जाते हैं। कल्पना ने तो पूरे घर की काया ही पलट कर दी थी। घर की लाइट ऑफ थी, लेकिन जगह जगह पर बहुत सुंदर मोमबत्तियां जल रही थीं। गुलाब की पंखुड़ियां और बैलून इधर उधर बिखरे पड़े थे। टेबल पर वरदान का फेवरेट चॉकलेट केक रखा हुआ था, जो उसने खुद बनाया था, और सारा डिनर भी वरदान की पसंद का था। आज से पहले वरदान को कभी किसी ने सरप्राइज नहीं दिया था, और देता भी कौन, था ही कौन उसके पास। पर आज कल्पना उसके साथ थी, और आज कल्पना का यह प्यार देखकर, उसका ये प्यार भरा सरप्राइज देखकर उसका दिल भर आया था और उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ कल्पना को तलाश कर रही थीं। कल्पना, कहाँ हो तुम यार? मत तरसाओ ना, आ जाओ अब सामने। वो अपना ऑफिस बैग और अपना कोट वहीं सोफे पर रखते हुए बोलता है। तभी पायल की चमचम उसके कानों से टकराती है। वो झट से पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कल्पना खड़ी थी, जो बिल्कुल किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई, जो अपने पति का इंतजार कर रही थी। इतनी सुंदर लग रही थी वो कि वरदान तो होश खो चुका था उसे देखकर। वो एकदम से उसके पास जाता है और उसे बाहों में भरकर उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए, इतना सब कुछ किया तुमने मेरे लिए, मैं तो पहले ही तुम्हारा दीवाना हूँ कल्पना। लेकिन आज तुमने जो मेरे लिए किया है ना, मुझे अपने प्यार में और भी बांध लिया तुमने। ये वरदान पूरी तरह मर मिटा है तुम पर। कल्पना बेहद प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, स्पेशल इंसान के लिए कुछ स्पेशल करना तो बनता है ना। मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की है वरदान, लेकिन मेरी चाहत इससे कई गुना ज़्यादा है। ये कहते कहते वो एकदम सोच कर उसके सीने से लग जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वरदान उसे और भी कसकर अपनी बाहों में भरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और मदोसी से, ओह कल्पना। कल्पना भी उसे कसकर पकड़ते हुए, ओह वरदान। दोनों ही कसकर एक दूसरे से लिपट जाते हैं और एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं, जैसे समा जाना चाहते हो एक दूसरे में। थोड़ी देर बाद वरदान उससे हल्का सा अलग होता है और बेहद प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत खूबसूरत। इतनी कि दिल करता है कि पूरी दुनिया से चुराकर तुम्हें हमेशा के लिए अपने सीने में छुपा लूं। इतनी खूबसूरत कि दिल कर रहा है कि बस तुम्हें निहारता ही रहूं। इतनी खूबसूरत कि दिल कर रहा है कि यह लम्हा यहीं रुक जाए और बस तुम यूं ही हमेशा मेरे पास रहो। जैसे जैसे वरदान बोल रहा था, वैसे वैसे कल्पना के दिल में उतरता जा रहा था। उसे वरदान से और भी प्यार होता जा रहा था। कल्पना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे लगा नहीं था कि वरदान भी उसे इतना प्यार करने लग जाएगा। सबसे पहले तो उसे अपना प्यार मिलने की उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन उसे उसका प्यार मिला भी, और बदले में उसके प्यार ने उसे ढेर सारा प्यार भी दिया। वो उसकी आंखों में आंसू देखकर एकदम से, नहीं कल्पना, नहीं, इतनी खुशी के मौके पर रोना नहीं। मैंने वादा किया है खुद से कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। कल्पना मुस्कुराते हुए, यह तो खुशी के आंसू है पागल, वो भी तपाक से बोलती है। वरदान भी एकदम से,
अच्छा जी, अब मैं पागल? वैसे सही कहा तुमने, पागल तो मैं हूँ तुम्हारे प्यार में, पागल प्रेमी। यह कहता हुआ वो उसके माथे से अपना माथा जोड़ देता है और उसकी बातें सुनकर कल्पना खिलखिलाकर हंस पड़ती है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाते हुए, मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए केक बनाया है, कम से कम खाकर तो देखो, वो झूठी नाराजगी जताते हुए बोलती है। वरदान तो बस उसे ही देखे जा रहा था, उसकी सुंदरता में खोता जा रहा था। वो उसके बालों की एक लट जो उसके गाल पर आकर उसके गालों को छू रही थी, वो उसे पीछे करते हुए, जी हमें तो अपनी पत्नी को देखने से ही फुर्सत नहीं मिल रही, उसके आगे तो सब कुछ फीका लग रहा है। उसकी बातों से कल्पना का शर्म से बुरा हाल हो रहा था, लेकिन वो अपने चेहरे से पता नहीं चलने दे रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये वरदान को पता चलेगा तो फिर वो उसे और भी ज़्यादा तंग करेगा। अच्छा बाबा, अब मुझे तंग करना बंद करो और ये केक कट करो, वो उसे कुर्सी पर बिठाते हुए बोलती है। लेकिन तभी वरदान एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कल्पना संभल नहीं पाती और सीधा उसकी गोद में जाकर गिरती है। वो हैरानी से वरदान की तरफ देखती है, जैसे पूछ रही हो कि क्या है ये सब। वरदान अपनी दोनों बाहें उसकी पतली कमर के आसपास कसता है और अपने होंठ उसकी गर्दन पर फिराते हुए, केक तो हम दोनों साथ में कट करेंगे और साथ में एक दूसरे को खिलाएंगे, लेकिन मेरे केक खाने का तरीका थोड़ा सा अलग है और जिस तरीके से मैं केक खाऊंगा तुम्हें भी उसी तरीके से खाना होगा, वो शरारती अंदाज में बोलता है। लेकिन कल्पना उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाती। वो असमंजस से, मतलब? वरदान अपनी उंगलियां उसके पेट पर घुमाते हुए, मतलब तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा, ये कहता हुआ वो अपने हाथ से थोड़ा सा केक लेता है और कल्पना के गाल पर लगा देता है। ये देखकर कल्पना की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, तभी वरदान दोबारा से केक लेता है और उसके दूसरे गाल पर भी लगा देता है। वो बहुत प्यार से उसके गालों को छू रहा था, जिससे कल्पना का तो रोम रोम सियर उठा था। वो तो पागल होने लगी थी। अभी वो पूरी तरह होश में आई भी नहीं थी कि तभी वरदान अपने होंठ उसके गालों पर रखकर बड़े प्यार से चूम लेता है, या हम कह सकते हैं कि केक खाने लगता है। वरदान का इतना रोमांटिक अंदाज भी हो सकता है, यह नहीं सोचा था कल्पना ने। वो एक के बाद एक उसके गालों को चूमता जा रहा था और कल्पना को पागल करता जा रहा था। कल्पना के दोनों हाथ उसकी शर्ट के कॉलर पर कसे हुए थे और उसने अपनी आंखें बंद की हुई थीं। अगले ही पल वरदान थोड़ा सा केक और उठाता है और उसके होंठों पर लगा देता है और फिर बिना देर किए अपने होंठ उसके होंठों पर रख देता है और बेतासा चूमने लगता है। कल्पना और भी कसकर उसे पकड़ लेती है। वो पूरी तरह वरदान की बाहों में समाती जा रही थी। उसने खुद को पूरी तरह वरदान को सौंप दिया था। कल्पना के होंठों को जी भरकर प्यार करने के बाद वो उसके होंठों को आज़ाद करता है और फिर शरारत भरे लहजे में, अब समझ में आया कि मैं केक कैसे खाता हूँ और तुम्हें भी केक ऐसे ही खाना है, यह कहता हुआ वो उसकी तरफ देखकर अपनी एक आंख दबा देता है। कल्पना का तो शर्म से बुरा हाल हो गया था। वो तुरंत अपनी नज़रें झुका लेती है। ना ना, यूं शरमाने वरमाने से काम नहीं चलेगा मोहतरमा, जो मैं कह रहा हूँ वो करना पड़ेगा, यह कहता हुआ वो अपने होठों की तरफ इशारा कर देता है। लेकिन कल्पना की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी ये सब करने की। उसे तो इतनी शर्म आ रही थी, इतनी शर्म आ रही थी कि बस, जो कि वरदान भी समझ रहा था। फिर वो मुस्कुराते हुए, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा आधा काम मैं कर देता हूँ, ये कहता हुआ वो कल्पना का हाथ पकड़ता है, उसे केक में डुबाता है और फिर अपने दोनों गालों पर, अपने होठों पर केक लगा देता है और फिर अपना चेहरा कल्पना के चेहरे के करीब करते हुए, लीजिए सरकार, बंदा आपके सामने है, जैसे मर्जी खाओ। यह सुनते ही कल्पना को हंसी आ जाती है। वो अपना चेहरा फेर लेती है, लेकिन वरदान उसे छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं था। वो एक हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए, शर्माना बरमाना सब कुछ भूल जाओ आज की रात। तुमने मुझे सताया है, मैंने कहा था ना, सारे बदले लूँगा। चलो चलो, देर मत करो, जितनी ज़्यादा देर करोगी बाद में उतना ही तुम्हें सताऊंगा। चलो कम ऑन, मैं वेट कर रहा हूँ, ये कहता हुआ वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वरदान के अंदर कल्पना को इस वक्त एक क्यूट मासूम सा बच्चा नजर आ रहा था, जो कितनी प्यार भरी जिद कर रहा था। कल्पना आहिस्ता से उसके पास जाती है और फिर एकदम से अपने होंठ
उसके गाल पर रखकर बड़े प्यार से चूम लेती है और फिर उसके दूसरे गाल को भी। जैसे जैसे वो उसके करीब आ रही थी, वरदान को भी कुछ हो रहा था। पागल हो चुका था वो भी पूरी तरह। लेकिन जैसे ही उसके होठों की बारी आती है तो कल्पना पीछे हो जाती है। वरदान अपनी आंखें खोलता है और किसी बच्चे की तरह शिकायत करते हुए, अब रुक क्यों गई, चलो चलो, अब इंतजार मत करवाओ। यह कहता हुआ वो अपने होठ उसके सामने कर देता है, लेकिन कल्पना उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए, हट बेशरम, इतना कहकर वो जल्दी से उसकी गोद से निकलकर ऊपर की तरफ भागने लगती है। लेकिन वरदान एकदम से उसे कमर से पकड़कर पीछे दीवार से लगाते हुए, तुम कितनी कोशिश कर लो जान, आज नहीं बच सकती। ये कहते कहते वो उसके करीब हो जाता है और एक बार फिर अपने होठों की तरफ इशारा करता है। कल्पना मासूमियत से, मुझे बहुत शर्म आ रही है वरदान। हाय, इतने प्यार से बोला था ना कि वरदान एक बार फिर अपना दिल हार गया था। वो तुरंत अपने कदम पीछे की तरफ करते हुए, अच्छा बाबा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं। ये कहता हुआ जैसे ही वो पीछे होने लगता है, तभी कल्पना एकदम से अपने पंजों पर खड़ी होती है और उसके कॉलर पकड़कर उसे अपने बेहद करीब करती है और फिर एकदम से अपने होठ उसके होठों पर रख देती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि वरदान कुछ समझ ही नहीं पाता। जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक कल्पना उसे किस कर चुकी थी और फिर शर्माकर ऊपर की तरफ जा चुकी थी। वरदान एकदम से, कल्पना की बच्ची, अब नहीं बच सकते तुम। वो भी झट से उसके पीछे जाता है। कल्पना जल्दी से अपने कमरे में जाती है और वरदान उसके पीछे। कल्पना अपने कमरे में पहुंचती है, तभी लहंगे में उसका पैर उलझ जाता है और वो लड़खड़ा जाती है। जैसे ही वो गिरने वाली होती है, तभी वरदान उसे थाम लेता है, जिससे दोनों ही संभल नहीं पाते और दोनों एक साथ गिरते हैं बिस्तर पर। कल्पना नीचे और वरदान उसके ऊपर। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।